उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार अगले एक पखवाड़े में प्रदेश में दिन और रात के तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी। पूर्वांचल के मुकाबले पश्चिमी यूपी में ठंड गहराने लगी है। मौसम निदेशक ने बताया कि इन दिनों औसतन रात का तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच और दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। मौसम निदेशक ने बताया कि फिलहाल राज्य में धुंध और कोहरे के आसार नहीं हैं। आसमान साफ रहेगा। दिन में चमकती गुनगुनी धूप बनी रहेगी। मंगलवार को लखनऊ और आसपास के इलाकों में रात में हल्की ठंड रही। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार की रात को पारा 13 डिग्री के आसपास रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। अब लोगों ने हाफ स्वेटर, सदरी, शॉल निकाल लिए हैं। घरों में अब कंबल, रजाई निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीती रात प्रदेश में सबसे ठंड स्थान मुजफ्फरनगर रहा, जहां पारा 8.3 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि कंबल बांटने का काम पूरी पारदर्शिता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का काम पूरी ईमानदारी से करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी जिले में अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़े तो उसे दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और राजस्व विभाग ने शीतलहर में राहत कार्य के लिए 19 करोड़ 25 लाख रुपए दिए हैं। कंबल बांटने के लिए प्रत्येक तहसील को 5-5 लाख और अलाव का 50-50 हजार रुपए दिया गया है। शीतलहर से बचने की सुविधा देने के लिए निजी रैन बसेरे को आसानी से खोज सके, इसके लिए पहली बार रैन बसेरों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कराया जाएगा। रैन बसेरों की जियो टैगिंग के साथ साथ इनको गूगल मैप पर भी दर्ज किया जाएगा। कंबल पात्रों को ही मिले, इसके लिए इनका विवरण दर्ज करने के लिए एनआईसी से सहयोग लेकर ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान लोकतंत्र के पर्व यानी उपचुनाव का ये पहला मौका था, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 7 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां महामारी के संक्रमण का खतरा भी वोटरों के उत्साह को रोक नहीं सका। मंगलवार को हुए उपचुनाव के मतदान में 50% से कहीं भी कम वोट नहीं पड़े। सबसे अधिक 61.50% मतदान अमरोहा जिले की नौगावा सादात सीट पर हुआ। वर्ष 2017 में आम विस चुनाव में भी यहां 76.15% मतदान हुआ था। 2017 के आम चुनाव में हालांकि हालात पूरी तरह सामान्य थे, ना कोई महामारी और ना ही कोई अन्य संकट। उस दौरान इन 7 विधानसभा सीटों पर 60 से 76% के बीच मतदान हुआ था। इस बार राजनीतिक दलों, चुनाव मशीनरी सभी को आशंका थी कि कोरोना संक्रमण के चलते इन सीटों पर मतदान कम होगा। यह भी तर्क दिया जा रहा था कि उपचुनाव को आम वोटर बहुत गंभीरता से नहीं लेते, मगर वोटरों के उत्साह ने इन सब के बावजूद मतदान का प्रतिशत 50 से नीचे तो नहीं ही जाने दिया। हालांकि अमरोहा में कोरोना का संक्रमण भी तुलनात्मक रूप से काफी कम रहा। मंगलवार को वहां सिर्फ 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इसी तरह देवरिया में महज 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और वहां मतदान 51% हुआ है। बुलंदशहर में नए कोरोना मरीजों की तादाद 31 रही और वहां मतदान प्रतिशत 52% रहा। जौनपुर और उन्नाव में भी कोरोना के नए मरीजों की संख्या क्रमश 10-10 ही रही और इन दोनों जिलों में विधानसभा सीटों पर 50% के ऊपर ही रहा। ये भी एक तथ्य सामने आया कि बुलंदशहर, देवरिया, टुंडला, घाटमपुर सीटों पर शहरी का उत्साह भी मतदान के लिए बराबर बना रहा। रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बन गया है। टेराकोटा को प्रदेश सरकार ने पहले ही एक जिला के एक उत्पाद के रूप में मंजूरी दे दी। हाल ही में केंद्र सरकार ने काला नमक धान को ओडीओपी घोषित कर दिया था और अब प्रदेश सरकार ने रेडीमेड गारमेंट को ओडीओपी के रूप में मंजूरी दी है। टेराकोटा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है और अब काला नमक चावल और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी पीपीपी मोड पर
CFC निर्मित किए जा सकेंगे। इसके लिए 12 करोड़ 75 लाख रुपए सरकार देगी, जबकि 10% धनराशि उद्यमियों को लगाना होगा, जहां इन उत्पादन की डिजाइनिंग, निर्माण, प्रमाणीकरण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। जिले में GI टैग धारण करने वाला टेराकोटा एक जिला एक उत्पाद में शामिल था और इस योजना के अंतर्गत कारोबार से जुड़े लोगों को सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ मिला है। ऐसे में मांग थी कि एक नए प्रोडक्ट को एक जिला एक उत्पाद में शामिल करते हुए रेडीमेड गारमेंट मान्यता दिया जाए। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में उत्पादों में अतिरिक्त उत्पाद के रूप में शामिल करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रदीप कुमार ने आयुक्त एवं निदेशक उद्योग ODOP प्रकोष्ठ को इस बाबत पत्र जारी किया है। सरकार के निर्णय से चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष SK अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई। कहा कि सरकार के इस फैसले से गोरखपुर आने वाले समय में रेडीमेड गारमेंट का हब बन जाएगा। फिलहाल सरकार के इस कदम से 3000 लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वे रेडीमेड गारमेंट के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। जिले से रेडीमेड गारमेंट देश और विभिन्न प्रदेशों में निर्यात किए जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिलने के बाद अब उद्योग विभाग इसे क्लस्टर के रूप में विकसित कर सकता है। रेडीमेड के गारमेंट से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देने के अलावा टूल किट भी प्रदान कर सकेगा। बैंकों से लिंक कराकर रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकेगा। सबका साथ सबका विकास नारे के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उर्दू भाषा लेखकों को आर्थिक सहायता दी है। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल समिति की ओर से उर्दू भाषा में उत्कृष्ट काम करने वाले 80 लेखकों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी लेखकों को 22,25,000 की आर्थिक सहायता उपहार स्वरूप दी गई। फखरुद्दीन अली अहमद समिति के सदस्य दानिश आजाद ने बताया कि उर्दू भाषा के विकास के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार के निर्देश पर भाषा समिति व फखरुद्दीन अली अहमद समिति की बैठक में प्रदेश के 80 उर्दू लेखकों, इनमें अब्दुल रहमान फैजल, नफीस वारसी, नसीर अंसारी, अख्तर काजमी आदि को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा देश भर के विश्वविद्यालयों से आए आवेदनों में से चयन करके 12 छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि योगी सरकार लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए काम करती आ रही है। स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों में कश्मीर विश्वविद्यालय से लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय और पंजाब यूनिवर्सिटी तक के छात्र शामिल हैं। सरकार अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे वो शिक्षित होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अभी भी पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में कई पर्व आयोजित किए जाएंगे। त्योहारों को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने ये बात उच्च स्तरीय बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाजारों में सुनिश्चित हो कि दुकानदार और ग्राहक दोनों मास्क अवश्य पहने, दुकान में सैनिटाइजर भी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि सभी सावधानियां बरतते हुए ये पक्का किया जाए कि कोई भी व्यक्ति कोरोना कैरियर ना बने। उन्होंने पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से लोगों को कोविड-19 से बचाव की निरंतर जानकारी दी जाए। साथ ही संचारी रोगों के नियंत्रण, महिला सुरक्षा और सम्मान तथा सड़क सुरक्षा के बारे में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों के लिए नियंत्रण के लिए साफ सफाई का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाएगा। सैनिटाइजेशन, एंटी लावा रसायनों का छिड़काव और फॉगिंग के कार्य नियमित तौर पर किए जाए। नालियों की सफाई इस प्रकार की जाए जिसमें सफाई के दौरान निकले मलबे का भी समुचित निस्तारण हो। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों पर भी साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 1726 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोविड-19 की चपेट में आकर कुल 13 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों प्रदेश में संक्रमण के नए मामलों के साथ ही मौत की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी लोगों से बचाव और सतर्क रहने की लगातार अपील कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 संक्रमित 13 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मृतकों की कुल संख्या अब 7089 हो गई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 1726 नए कोरोना मरीज के सामने आए हैं और प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 22,538 एक्टिव केस हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज फिलहाल चल रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी तेज हो गई है। मेडिकल कॉलेज में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल इसी माह शुरू होगा। इसके लिए कुल 2000 से अधिक वॉलंटियर की खोज शुरू हो गई है। अब तक 500 के करीब वॉलंटियर मिल गए हैं। कॉलेज प्रशासन 15 नवंबर के बाद ट्रायल की तैयारी कर रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2000 से अधिक वॉलंटियर की जरूरत है। इसमें सभी आयु के और वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा। इस वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल 2 बार में गोरखपुर के राणा अस्पताल में हो चुका है। पहली बार 8 और दूसरी बार 14 वॉलंटियर को वैक्सीन लगाई गई थी। इसके बाद उनके स्वास्थ्य की 42 दिनों तक निगरानी की गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली। इसे देखते हुए भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज का चयन किया है। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने गन्ना के बकाया मूल्यों के भुगतान की मांग की। किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बकाये का भुगतान कराए और रेटों में सुधार करे। सरकार ने जो मौजूदा किसान बिल बनाया है, इस बिल को समाप्त किया जाए। वो किसानों के हित में नहीं है, इस बिल को वापस लिया जाए। अलीगढ़ जिले के अकबराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया। युवती के घर के सामने रहने वाले एक पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पशु चोरों का आतंक जारी है। बदमाशों ने तमंचे के बल पर फायरिंग करते हुए 4 पशुओं की लूट की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग के दौरान एक युवती के पैर में गोली भी लग गई। वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है। बरेली जिले के मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव को लेकर कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। फर्रुखाबाद में किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। किसानों ने बताया कि सरकार उन्हें लूटने का काम कर रही है। किसानों की फसलों को कम दामों में खरीदा जा रहा है और उसमें मानक की शर्त लागू की गई है। ऐसी स्थिति में किसानों के हिसाब का दाम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मजबूर होकर व्यापारियों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद ब्राह्मण चेतना परिषद के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के मार्फत भेजा गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी अपनी समस्याओं को राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। गाजियाबाद एसएसपी ने जिले में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने अंसल प्लाजा के पास से बैंकों में जालसाज को गिरफ्तार किया है और इस दौरान पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया, जिन पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। गाजियाबाद जिले के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के सिकंदरपुर की झुग्गियों में भीषण आग लग गई और हादसे में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पहले भी कई बार झुग्गियों में आग लग चुकी है। हापुड़ में करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही बाजार गुलजार हो चले हैं। महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बाजार में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने कपड़े, उपहारों की खरीदारी की और वहीं सराफा बाजार में भी महिलाओं ने आकर्षक डिजाइन के बिछुए, पायल और अन्य गहनों की खरीदारी की। हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल से खेत से घर जा रहे 2 युवकों पर गांव के दबंगों ने किसी विवाद को लेकर फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे युवक के पिता पर भी दबंगों ने फायरिंग कर दी। घटना में पिता पुत्र दोनों की मौत हो गई है। बागपत जिले में पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ने के लिए बड़ी सफलता हासिल की है। चोरों के पास से 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद थाना सिंघवाली अहीर पुलिस ने पिलाना भट्टे के पास से 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 14 बाइक बरामद की है। पुलिस ने वाहन चोरों पर विधिक कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया।
हरदोई के गन्ना किसानों के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की लोनी और हरियावा चीनी मिल ने गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया। डीएम अविनाश कुमार और एसपी अनुराग वत्स ने हरियावा चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि गन्ना किसानों की किसी भी तरह से कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली के कनवार मोड़ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान पर जा घुसा। हादसे में दुकानदार समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। चाय की दुकान को रौंदता हुआ ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसा होते देख आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पर इलाकाई पुलिस को मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है। हरदोई के मझीला थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब नसीम नाम के एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। घटना पर पहुंची पुलिस और पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाराजगंज के ब्रिजमनगंज में लेहरा कैंप के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब फिशिंग कैट को लोगों ने सुबह देखा। लोगों में दहशत हो गई और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग मौके पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर ग्रामीणों को मदद से फिशिंग कैट को पकड़ लिया गया। यूपी की योगी सरकार बाल संरक्षण को लेकर तरह तरह के नियम बना रही है। वहीं रामपुर में एक 5 साल के मासूम छात्र से पुलिस को शांति भंग करने का खतरा दिखाई दिया। रामपुर पुलिस ने 5 साल के एक मासूम छात्र के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की है। हैरानी की बात यह है कि मजिस्ट्रेट ने इस मासूम को 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा कर जमानत हासिल करने की फरमान भी सुनाया है। दीपावली से पूर्व आतिशबाजी के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एसडीएम दीपेंद्र यादव और सीईओ अरुण कुमार की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। लाइसेंस लेकर आतिशबाजी बनाने और बेचने का काम करने वाले 5 दुकानदारों के यहां टीम ने छापेमारी की, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई अभी बंद नहीं हुई है। लेकिन लाइसेंस के अवैध कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया तंत्र लगातार ऐसे लोगों की तलाश में है जो अवैध कारोबार करने की फिराक में है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जुआ खेलते 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8,24,000 रुपए नकद समेत 22 मोबाइल और 2 लग्जरी वाहन के साथ 4 बाइक को बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में जुआरियों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने संबंधित हल्का प्रभारी और कांस्टेबल को इस मामले में निलंबित कर दिया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज तहसील में जिलाधिकारी एस राजलिंगम और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने जनता की समस्याओं का निपटारा किया और इस दौरान उन्होंने समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी राजकुमार तिवारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।